हेलो एवरीवन, नमस्कार, खुशामदीद। स्वागत है आपका नाइस टेक एजुकेशन मेरे इस चैनल में। मैं हूं काशिफ नफीस और आज तुम फिर आ गए भाई। थोड़ा सा काम कर लेने दो हमको, जल्दी कैसे आ गए? अरे भैया, हम ये कह रहे थे कि कल हम कुछ छात्रों से मिले हैं बाहर। अब वो सारे छात्र आपस में चर्चा कर रहे थे कि ये इंटरनेट क्या होता है, कैसे चलता है, कौन बना दिया है इसको। हमसे बोले भी हैं कि हम आपसे जाके बात करें, बोलें कि आप बताइए उन लोगों को इंटरनेट के बारे में कि ये www क्या है, ब्राउज़र क्या है, वगैरह वगैरह। तो इन सब बारे में थोड़ा सा चर्चा कर दीजिए, उन लोगों का भला हो जाए। ठीक है, ओके। तो चलिए, आज का टॉपिक हम रखते हैं इंटरनेट के ऊपर। आज हम चर्चा कर लेते हैं इनके हिसाब से, जैसा ये कह रहे हैं। चूँकि हमारे स्टूडेंट्स और हमारे छात्रों की डिमांड है कि उसे आप सारी चीज़ें जानना चाहते हैं, तो बिल्कुल हम उन्हीं के लिए तो ये चैनल बनाए हैं। तो आज का टॉपिक है इंटरनेट के ऊपर। आज हम इस वीडियो में डिस्कस कर लेते हैं कि इंटरनेट क्या है, इंटरनेट के उपयोग क्या क्या है, किसने बनाया, कैसे बना, कैसे ये दुनिया में आया, इसके बारे में अपन अब जानेंगे। आगे हम ये भी देखेंगे www क्या है, सर्च इंजन्स क्या है, ब्राउज़र क्या है, कितने होते हैं, कैसे ये सब कुछ काम करता है। तो बने रहिएगा आखिर तक, सारी चीज़ें चुनिंदा और अच्छी होंगी, आपको मज़ा आएगा वीडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। और सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं इंटरनेट के बारे में। तो मैं पहले आपको ये बता दूं कि इंटरनेट जो शब्द है ना, इंटर प्लस नेट, दो शब्दों से मिलके बना है। इंटर मीन्स होता है इंटरनेशनल और नेट मीन्स होता है नेटवर्क। इंटरनेशनल नेटवर्क मतलब नेटवर्क जब पूरे विश्व में फैल गया तो उसको हम इंटरनेट कहते हैं। अब इसकी एक और परिभाषा ले लीजिए। कंप्यूटर नेटवर्क के विश्वव्यापी समूह को इंटरनेट कहते हैं, ऐसी परिभाषा किताबों में लिखी हुई है। देखिए, दोनों में सेम चीजें आ रही हैं। कंप्यूटर नेटवर्क का विश्वव्यापी समूह मतलब जब पूरे विश्व में नेटवर्क फैल गया तो उसको इंटरनेट कहा गया। अब मैं थोड़ा सा पीछे लेके चलता हूं आपको, इसकी शुरुआत हुई कहां से, कैसे हुई। अब आते हैं अपन हिस्ट्री टॉपिक में। ये इंट्रोडक्शन कंप्लीट हुआ, अब जान लीजिए आप कि इसकी शुरुआत कैसे हुई। तो शुरुआत कुछ इस तरह हुई। अमेरिका में जब शीत युद्ध चल रहा था, लड़ाइयां चल रही, तो युद्ध के दौरान सेना को एक जगह की इंफॉर्मेशन दूसरी जगह भेजने के लिए या यहाँ की चीजें दूसरी जगह दिखाने के लिए, अपने ऑफिस में दिखाने के लिए कोई चीज की जरूरत थी। कि उस समय, बहुत पुरानी बात है ये, 1964 1960 के आसपास की बात है ये। तो तब इन्फॉर्मेशन यहाँ से वहाँ ट्रांसफर कैसे हो। तब ऐसे स्मार्टफोन तो थे नहीं, इस तरह की टेक्नोलॉजीज थी नहीं। हाँ, कंप्यूटर जरूर था, उस समय बना लिया गया था। कंप्यूटर में लोग एंट्री करते थे, लिख लेते थे इन्फॉर्मेशन वगैरह। अब डॉक्टर पॉल बैरन ने सन 1964 में एक इथरनेट स्विच तकनीकी बनाई। एक टेक्निक से छोटा सा एक डिवाइस बनाया जिसे इथरनेट स्विच कहते हैं। ये स्विच के माध्यम से उन्होंने 4 कंप्यूटर को आपस में जोड़ दिया। चारों कंप्यूटर को जोड़ा ताकि चारों के बीच में डेटा ट्रांसफर हो सके। तो इसके लिए जो नेटवर्क बनाया डॉक्टर पॉल बैरन ने, इस चारों कंप्यूटरों का नेटवर्क जो बनाया, इसका नाम उन्होंने दे दिया अर्पानेट। मतलब जान लीजिए, ये तब की बात है जब इंटरनेट जैसी चीज कोई वजूद में थी ही नहीं। विश्व में इंटरनेट को कोई नहीं जानता था, ये तब की बात है। तब अर्पानेट जो है आपका 4 कंप्यूटरों का एक नेटवर्क बनाया गया और इसमें डाटा ट्रांसफर आपस में होने लगा। अब 4 कंप्यूटरों के बाद इसकी संख्या और बढ़ गई, 37 के आसपास कंप्यूटर आपस में पूरी सेना के बीच में जुड़ गया और डाटा ट्रांसफर होने लग गया। और कुछ समय बाद ये 1964 से 1972-73 के आसपास ये इंग्लैंड और नॉर्वे तक फैल गया। अब ये कैसा हो रहा है देखिए, एक शहर से दूसरे शहर, दूसरे शहर से तीसरे शहर, एक देश से दूसरे देश, इस तरह से नेटवर्क फैलता चला जा रहा है। कंप्यूटर की संख्या आपस में बढ़ती चली जा रही है, कंप्यूटर के कंप्यूटर जुड़ते चले जा रहे हैं। अब बहुत भीड़ होने लगी, मतलब कंप्यूटरों की संख्या ज्यादा बढ़ गई। ज्यादा बढ़ने से क्या हुआ, रश हो गया। 1980 के आसपास, 1980 के दशक में कुछ टूल्स बनाए गए जिनको प्रोटोकॉल कहा जाता है। और इसके माध्यम से क्या किया गया, प्रोटोकॉल्स हमको सिक्योरिटी, सुरक्षा प्रदान करते थे ताकि कोई भी किसी के कंप्यूटर में घुसे उससे पहले आईडी पासवर्ड डालना पड़े, ताकि कोई भी किसी की इंफॉर्मेशन चुरा ना ले या उसमें कोई इंफॉर्मेशन डाल ना दे। ये सब चीजें आई। 1982 में क्या हुआ, आगे हुआ कि चूंकि बनाया तो सेना के लिए गया था, लेकिन पूरे लोग, आम लोग भी इसमें जुड़ गए थे, तो दोनों को अलग अलग किया गया। 1982 में अर्पानेट को अलग किया गया और मिलिट्री के लिए मिलनेट नाम से नेटवर्क अलग बना दिया गया। 2 नेटवर्क बना दिए गए। अब
ये भी चलता रहा कुछ समय तक। 1990 के समय सबको खत्म कर दिया गया, दो अलग अलग ग्रुप जो बने सब खत्म कर दिया गया, और जो पूरे विश्व में नेटवर्क फैला हुआ था, इस पूरे नेटवर्क को इंटरनेट का नाम दिया गया। मतलब ये आज से लगभग 30 साल पुरानी बात है, बहुत पुरानी, 100 साल पुरानी बात नहीं है ये। 30 साल पहले ही ये सारी चीज़ें वजूद में आई हैं और लोग इसको जाने। तो 1990 के बाद जो नेटवर्क पूरा फैला हुआ था, इसको नाम क्या दिया गया? इंटरनेट। मतलब इंटरनेट को लोग जाने। अब हम ये कह सकते हैं कि इंटरनेट का कोई आविष्कारक नहीं है, हम ये कह सकते हैं कि इंटरनेट का कोई स्पेशल वजूद नहीं कि इस डेट को इसका आविष्कार हुआ है। इंटरनेट धीरे 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 तैयार हुआ। मतलब नेटवर्क बना, नेटवर्क और फैला, फैलते 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 जो एक चीज़ तैयार हुई, पूरा बड़ा सा नेटवर्क तैयार हुआ, इसको इंटरनेट का नाम दिया गया। 1990 के बाद इसमें लोग जो बड़े बड़े बुद्धिजीवी हैं, साइंटिस्ट हैं, सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स हैं, ये लोग वेबसाइट वगैरह के बारे में सोचे ताकि इस बड़े से नेटवर्क का हम उपयोग कर सके एडवर्टीजमेंट के लिए, अपनी इन्फॉर्मेशन दूर दूर पहुंचाने के लिए। तो ये था शॉर्ट में हिस्ट्री कि इस तरीके से इंटरनेट दुनिया में आया है। अब आगे बढ़ते हैं। दूसरा टॉपिक है हिस्ट्री के बाद यूजेस ऑफ इंटरनेट। इंटरनेट के उपयोग क्या क्या है? तो भाई बहुत सारी चीज़ तो आप लोग जानते हैं, फिर भी मैं आपको एक बार अच्छे से बताता हूँ। इंटरनेट का सबसे बड़ा और पहला उपयोग है सर्फिंग। सर्फिंग मीन्स इंटरनेट में जानकारियां ढूंढना, सर्च करना, इसको सर्फिंग करना कहते हैं, जो कि आप लोग करते हैं। जितनी ज़्यादा सर्फिंग करेंगे इंटरनेट का, उतना ज़्यादा नॉलेज आपको होगा, ये याद रखिएगा। मतलब ब्राउज़र पे जाओ, आपने इंफॉर्मेशन लिखो जो आपको ढूंढना है, और गूगल सर्च करके आप वेबसाइटों में जाते हैं, ढूंढते हैं, ये सारा काम सर्फिंग करना कहलाता है। आप जब सर्फिंग जितना ज़्यादा करेंगे, आपका नॉलेज वेबसाइटों के लिए, इंटरनेट के लिए उतना ज़्यादा होगा। क्योंकि हम खुद फॉर्म भरने से डरते हैं, कतराते हैं, हम किसी दुकानदार के पास जाते हैं और उससे फॉर्म भरवाते हैं, क्योंकि हमें अपने ढूंढी गई वेबसाइट पर भरोसा नहीं है। हमको डाउट होता है कि पता नहीं हम सही वेबसाइट खोले भी हैं या नहीं। तो ये है सर्फिंग। दूसरा सबसे बड़ा उपयोग है इंटरनेट का ईमेल। ईमेल का फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रॉनिक मेल। इसके बारे में नेक्स्ट वीडियो में मैं और अच्छे से डिस्कस करूंगा कि ईमेल का प्रोसेस और सारी चीजें क्या होती है। फिलहाल मैं इंट्रो बता रहा हूं आपको कि ईमेल का फुल फॉर्म है इलेक्ट्रॉनिक मेल। इंटरनेट के माध्यम से एक मेल आईडी से किसी दूसरी मेल आईडी में मेल करना, लिख करके मैसेज करना, मैसेज के साथ कोई फाइल अटैच करके भेजना, ईमेल करना कहलाता है। ये जितनी भी चीज़ें मैं बता रहा हूँ एक नॉर्मल आसान शब्दों में बता रहा हूँ, किताबी भाषा बिल्कुल भी नहीं बता रहा हूँ, क्योंकि किताबी भाषा बताऊंगा तो आपके सिर के ऊपर से जाने लगेगा। ईमेल हो गया। फिर नेक्स्ट जो यूजेस है इसका अगला उपयोग है न्यूज़ इन्फॉर्मेशन इंटरनेट के माध्यम से निकालना, ये इसका अगला उपयोग ही गया। इसके बाद अगला उपयोग है इसका चैटिंग। इंटरनेट के माध्यम से लिख लिख करके बात करना, चैटिंग करना कहलाता है। चैटिंग 3 अलग अलग प्रकार से है किताब के अनुसार। किताबें कहती हैं कि चैटिंग 3 प्रकार की। पहली सिंपल चैट, जिसको टेक्स्ट चैट कहते हैं, लिख लिख करके आप जो बात करेंगे, जैसे व्हाट्सएप में या किसी मैसेंजर में आप लिख लिख करके बातें करते हैं, ये टेक्स्ट चैट होता है। उसी मैसेंजर के माध्यम से यदि आप कॉल बटन दबा देते हैं और दोनों के बीच में कॉलिंग में, वॉइस में बात होने लगी है, तो इसको कहते हैं वॉइस चैट। और तीसरा होता है वीडियो चैट। अगर उसी मैसेंजर के माध्यम से, जैसे व्हाट्सएप है, इंस्टाग्राम का मैसेज है, या फिर फेसबुक का मैसेज है, या ईमेल आईडी के माध्यम से मैसेज कर रहे हैं, तो इस बीच अगर कॉल बटन, वीडियो कॉल बटन वहां पे दिया और आप वीडियो कॉल करते हैं और दोनों एक दूसरे को देख करके बात कर रहे हैं, तो ये वॉइस चैट कहलाता है। तो चैटिंग के 3 प्रकार हो गए यहाँ पे। अब चैटिंग के बाद अगला जो यूज है, न्यूज भी बता दिया मैंने आपको, अगला है रिमोट लॉगिन। ये इंटरनेट का एक और बड़ा उपयोग। इंटरनेट के आने से ये सब चीजें आई हैं और ये सब चीजों ने हमारे कामों को बहुत आसान बनाया है। रिमोट लॉगिन क्या होता है? रिमोट लॉगिन होता है इंटरनेट के माध्यम से किसी एक कंप्यूटर से किसी दूसरे कंप्यूटर में कनेक्ट हो जाना और यहां से बैठ करके उस कंप्यूटर को चलाना, रिमोट लॉगिन कहलाता है। ऐसा आज के समय में लोग ट्रेनिंग देने के लिए कर रहे हैं, सॉफ्टवेयर से रिलेटेड एक दूसरे को मदद करने के लिए कर रहे हैं। किसी कंप्यूटर में कोई सॉफ्टवेयर इशू आ गया है, कोई प्रॉब्लम है, तो यहीं से बैठे बैठे उसकी प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हैं। इस तरह की चीज़ें आज के समय में की जा रही हैं और ये बहुत आसान और बढ़िया माध्यम है। लोगों के खर्चे इसने बचाए हैं, लोगों के आने जाने के व्यय को बचाया है। यहीं से बैठे बैठे हम दूसरे को के कंप्यूटर को की प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं या उसे ट्रेनिंग दे सकते हैं कि हमें किसी वेबसाइट में या किसी सब्जेक्ट पर काम कैसे करना है। तो ये है रिमोट लॉगिन। इसके बाद अगला बड़ा उपयोग आपको बता रहा हूं। अगला बड़ा उपयोग है ई कॉमर्स। इंटरनेट के आने से ई कॉमर्स एक बड़ी चीज दुनिया में आई है। ई कॉमर्स होता क्या है पहले समझ लीजिए। ई फॉर इलेक्ट्रॉनिक, कॉमर्स मीन्स होता है वाणिज्य यानी व्यापार।
इंटरनेट के माध्यम से व्यापार करने की प्रक्रिया को ई कॉमर्स कहते हैं। मतलब ऑनलाइन शॉपिंग करना, ऑनलाइन एडवर्टीजमेंट करना, इंटरनेट के माध्यम से शॉपिंग करना, खरीदना, बेचना, एडवर्टाइज करना, ये सारी चीजें आती हैं ई कॉमर्स के अंदर। और आपको अच्छे से पता है कि ई कॉमर्स इंटरनेट के माध्यम से बहुत तेजी से फैला है और आज हर कोई गांव गांव में बैठ करके, अपने घर पे बैठ करके ऑनलाइन शॉपिंग करता है, सामान मंगवाता है। इसके बाद अगला टॉपिक है, अगला जरूरी जो काम है, इंटरनेट का जरूरी उपयोग है, वो है ई गवर्नेंस। अब ई गवर्नेंस क्या होता है? इंटरनेट के माध्यम से सरकारी काम, शासन के सारे काम को करना ई गवर्नेंस कहलाता है। इसके माध्यम से भी शासन के बहुत सारे काम आसान हुए हैं, लोगों में कामों में पारदर्शिता आ गई है, लोग समझ रहे हैं कि क्या पैसे लग रहे हैं, कितने लग रहे हैं, कहाँ तक हमारा काम हुआ। जैसे हमारा लोक सेवा आ गया, लोक सेवा हर एक तहसील में है, वहाँ पे हम जाते हैं निवास प्रमाण पत्र के लिए, जाति प्रमाण पत्र के लिए और भी कई कामों के लिए अपने ऑनलाइन आवेदन करते हैं, एक रिसिप्ट मिल जाती है, उसमें पैसा लिखा होता है और कब हमारा काम हो जाएगा ये डेट भी लिखी होती है। पहले ऐसा नहीं होता था, पहले किसी बाबू या किसी कर्मचारी के पास जाते थे, वो हमसे पैसे लेता था, कब होगा, कैसे होगा, कितना पैसा लगेगा, कोई इंफॉर्मेशन आम आदमी को नहीं मिलती थी। ई गवर्नेंस मतलब इंटरनेट में वेबसाइट के माध्यम से शासन का पूरा काम जो हो रहा है, बड़े बड़े पोर्टल्स बनाए गए हैं, ऑनलाइन बिल भुगतान बनाए गए हैं, आपके राशन कार्ड और जितने भी शासकीय काम, नक्शा खसरा, ये सारी चीज़ें जो होने लगी हैं इंटरनेट के माध्यम से, ये सारा ई गवर्नेंस की श्रेणी में आता है और बड़े काम की चीज़ें हैं। इसके माध्यम से बहुत सारे काम हमारे आसान हुए हैं। तो ये कुछ बड़े बड़े मुद्दे मैंने कवर किए हैं जो इंटरनेट के आने से उपयोग शुरू हुए, इंटरनेट ने इन सारे कामों को आसान बनाया है। तो ये था यूजेस ऑफ इंटरनेट। अब अगले टॉपिक में हम आते हैं, www क्या होता है? तो www होता है वर्ल्ड वाइड वेब, हिंदी में बोलते हैं विश्वव्यापी तरंग। www एक ऐसी संस्था है जिसमें वेबसाइटों का पूरा कलेक्शन होता है, पूरी दुनिया भर की वेबसाइटें इसके पास होती हैं, इसके पास वेबसाइटों की इंफॉर्मेशन होती है। मतलब वेबसाइट जब रजिस्टर होती है तो वो www के पास रजिस्टर हो करके आती है और यही हमें इंटरनेट यूज करने की सर्विस देता है। इसी के माध्यम से हम इंटरनेट का उपयोग कर पाते हैं www के माध्यम से। तो www क्या है? वर्ल्ड वाइड वेब इसका फुल फॉर्म होता है। फिर अगला टॉपिक हम कवर करते हैं URL क्या है। URL क्या है? URL का फुल फॉर्म होता है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। वेबसाइट के एड्रेस को हम URL कहते हैं। जो आप देख रहे हैं www. किसी वेबसाइट का नाम जैसे yahoo.com, तो ये पूरा जो एड्रेस है इसको URL कहते हैं। इसके अलावा जैसे www.facebook.com, www.youtube.com, ये सब वेबसाइट के URL होते हैं। वेबसाइट का कंप्लीट जो एड्रेस होता है इसको हम URL कहते हैं। फिर नेक्स्ट टॉपिक हम कवर करते हैं, अगला है ब्राउजर क्या होता है। तो ब्राउजर जो होता है ये कंप्यूटर में उपलब्ध एक सॉफ्टवेयर होता है। कंप्यूटर में उपलब्ध एक सॉफ्टवेयर है जिसकी माध्यम से आप इंटरनेट से जानकारी सर्च करते हैं। मतलब आपको कुछ सर्च करना है, कोई वेबसाइट खोलनी है, किसी के बारे में इंफॉर्मेशन देखनी, तो पहले आप ब्राउजर खोलोगे। ब्राउजर कौन सा? ब्राउजर जैसे कि गूगल क्रोम, मोजिला फायरफॉक्स, इंटरनेट एक्सप्लोरर, नेटस्केप नेविगेटर, सफारी, ओपेरा मिनी, मोजिला फायरफॉक्स, इस तरह के बहुत सारे सॉफ्टवेयर है मार्केट में अवेलेबल हैं। ये तो मैंने उनके नाम बताए जो पॉपुलर है। इसके अलावा भी बहुत सारे ब्राउजर अवेलेबल है मार्केट में जिसका उपयोग हम इंटरनेट से रिलेटेड जानकारी सर्च करने के लिए यूज करते हैं। अब इसके काम क्या है? जब आप ब्राउजर खोलेंगे, उसमें वेबसाइट का एड्रेस डालेंगे तो वो आपको वेबसाइट खोल करके सामने दिखाएगा। वेबसाइट का पेज को प्रिंट करने का काम ये करता है, वेबसाइट का सोर्स दिखाता है, इसके अलावा डाउनलोड करता है, अपलोड करता है। इस तरह की चीजें ब्राउजर की वजह से पॉसिबल है। अच्छा, ब्राउजर होगा ही नहीं तो आप इंटरनेट की जानकारी देखेंगे किसमें? मतलब इंटरनेट में कोई भी चीज़ देखना हो तो ब्राउज़र ही खोलना पड़ेगा और ब्राउज़र हमारे कंप्यूटर में या मोबाइल में अवेलेबल एक सॉफ्टवेयर है। अगला आता है सर्च इंजन क्या है। दोनों में थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है लोगों को, सर्च इंजन और ब्राउज़र दोनों क्या है। गूगल क्रोम तो इसमें भी है, गूगल वो भी है, ऐसा बड़ा कंफ्यूज होते हैं कुछ स्टूडेंट, मैंने से पूछा भी था। तो सर्च इंजन क्या है? सर्च इंजन इंटरनेट में अवेलेबल, कंप्यूटर में नहीं, याद रखेंगे। इंटरनेट में अवेलेबल एक ऐसा टूल है जिसकी माध्यम से आप जानकारी सर्च करते हैं। मतलब ब्राउजर कंप्यूटर में अवेलेबल सॉफ्टवेयर और जो आपका सर्च इंजन है वो इंटरनेट में अवेलेबल है। तो ब्राउजर पहले इंटरनेट में अवेलेबल सर्च इंजन को कनेक्ट करेगा और सर्च इंजन से आप फिर इंटरनेट की जानकारी सर्च करेंगे, याद रखिएगा। मतलब आपने गूगल क्रोम खोला,
आपने मोजिला फायरफॉक्स खोला, आपने इंटरनेट एक्सप्लोरर खोला, उसको खोलने के बाद जब आप गूगल खोलते तो सामने गूगल का पेज आ जाता है। वो गूगल जो सामने आ रहा है ये इंटरनेट में अवेलेबल है, ना कि हमारे कंप्यूटर में। ये इंटरनेट में अवेलेबल एक टूल है। अब इसमें आप लिखते हैं कुछ भी, जैसे फेसबुक लिखा तो ये खूब सारी इंफॉर्मेशन फेसबुक से रिलेटेड सर्च करके आपको दिखा देगा। तो गूगल क्या करता है, गूगल एक सबसे बड़ा सर्च इंजन है पूरे विश्व का। याद रखिएगा, गूगल सबसे बड़ा सर्च इंजन है, मतलब इसको आप बोल सकते हैं अलादीन का चिराग। कुछ भी पूछो जवाब दे देगा आपको, जो भी पूछो आपको जवाब दे देगा। XYZ, कोई बीमारी, कोई स्टडी, कोई काम, कोई कुछ भी, आपको वो सारी इंफॉर्मेशन निकाल करके देगा। तो ये जो है सर्च इंजन का काम होता है। जितनी वेबसाइटें रजिस्टर हुई हैं, जितनी वेबसाइटें पंजीकृत हुई हैं इस दुनिया में, उन सब की इंफॉर्मेशन इनके पास होगी। ये इंफॉर्मेशन बस देंगे, इनके पास वेबसाइट होती नहीं है। ये सिर्फ आपको लिंक बताएंगे कि आप जो ढूंढ रहे हैं वो आपको इस लिंक में मिल जाएगा, आप ये चीज ढूंढ रहे हैं वो आपको इस लिंक में मिल जाएगा, आप कुछ शॉपिंग कर रहे हैं वो आपको इस लिंक में मिल जाएगा। तो ये आपको सिर्फ ये बताएगा। तो सर्च इंजन इंटरनेट में अवेलेबल एक टूल है जो हमें जानकारी सर्च करने में मदद करता है। और कुछ सर्च इंजन के नाम आपको बता दूं, जैसे सबसे बड़ा तो गूगल आप जानते हैं सभी लोग, इसके अलावा AOL है, बिंग है, याहू है, रेडिफ है, और भी कई सर्च इंजन हैं जो इंटरनेट में जानकारी सर्च करने में हमारी मदद करते हैं। तो दोस्तों आज मैं जो टॉपिक कवर किया हूँ, बहुत सारी चीजें कवर अप किया हूँ इंटरनेट पे, अभी भी बहुत सारी चीजें बची हुई हैं। नेक्स्ट वीडियो में मैं आगे के कंटेंट को डिस्कस करूंगा आपके साथ। अभी भी कई सारे आइटम्स बचे हुए हैं, तो नेक्स्ट पार्ट में फिर मिलते हैं हम, और इंटरनेट से रिलेटेड और कई सवाल आपके जो हैं उनको पूरा करेंगे इसमें। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा दोस्तों के साथ। हैव अ गुड डे।